पढ़ेंगे सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीव क्या है? सजीव की परिभाषा पढ़ते हैं तो कोशिकीय संगठन का होना चाहिए। सजीवों में कोशिकीय संगठन का होना चाहिए। सबसे छोटी कोशिका जाइगोट, जाइगोट को युग्मन कहते हैं, यानी कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो जाइगोट। युग्मन कोशिका विभाजन, कोशिकाओं का समूह। जाइगोट मिलकर के कोशिका विभाजन करते हैं। कोशिका विभाजन कोशिकाओं का समूह, और समूह उत्तक से अंग मिलते हैं, अंग से अंग तंत्र बनता है और शरीर बनता है। यानी कि जाइगोट, कोशिका विभाजन, कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं के समूह के बाद उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। जीव द्रव का होना चाहिए, यानी कि सजीव होने के लिए जीव द्रव का होना चाहिए। सेल कोशिका झिल्ली प्लस जीव द्रव कोशिकांग कौन कौन से हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंत प्रजवी जालिका और पीएनए और आरएनए। यानी कि कोशिकांग कौन कौन से हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंत प्रजवी जालिका और पीएनए और आरएनए, और कोशिका द्रव जीव द्रव में। रॉबर्ट हुक कोशिका संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि रॉबर्ट हुक ने बताया कि कोशिका संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। टेक्सले जीव द्रव शरीर को भौतिक प्रदान करता है। टेक्सले ने कहा कि जीव द्रव को शरीर को भौतिक प्रदान करता है, यानी कि टेक्सले ने क्या कहा तो जीव द्रव शरीर को कोशिका प्रदान करता है, और रॉबर्ट हुक ने कहा कोशिका संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। शरीर के अंदर उपापचय क्रिया होना चाहिए, यानी कि तीसरा है कि शरीर के अंदर उपापचय क्रिया होनी चाहिए। अपचयन और उपचयन। अपचयन में बड़ी चीज़ छोटी, यानी कि अपचयन में बड़ी चीज़ छोटी और उपचयन में छोटी चीज़ बड़ी। यानी कि अपचयन में तो बड़ी चीज़ से छोटी और उपचयन में छोटी से बड़ी, यानी कि उप का मतलब छोटा ही होता है। चीज़ में परिवर्तन हो जाती है। पाच्य क्रिया श्वसन क्रिया, यानी कि पाच्य क्रिया श्वसन क्रिया, अमीनो अम्ल प्रोटीन श्वसन होना चाहिए, यानी कि श्वसन होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, यानी कि श्वसन कहाँ पर होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। श्वसन होना चाहिए जैसे C6H12O6 प्लस O2 ग्लूकोज अभिक्रिया करके CO2 प्लस H2O प्लस ATP ऊर्जा का निर्माण करते हैं। उत्सर्जन होना चाहिए, जहरीले पदार्थ को बाहर निकालना युक्त पदार्थ को, यानी कि उत्सर्जन होना चाहिए, यानी कि सजीवों में उत्सर्जन होना चाहिए। जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना युक्त पदार्थों को, यानी कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालना। ऊर्जा के लिए पोषक तत्वों को लेना, यानी कि ऊर्जा के लिए पोषक तत्वों को लेना। एग्जाम्पल शर्करा और प्रोटीन, यानी कि एग्जाम्पल के रूप में शर्करा व प्रोटीन स्वपोषी पेड़ पौधे हैं और परपोषी मानव हैं, यानी कि स्वपोषी पेड़ पौधे हैं और परपोषी मानव हैं। प्रजनन होना चाहिए। सातवां है कि प्रजनन भी होना चाहिए। लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक में मानव आते हैं और अलैंगिक में बैक्टीरिया आते हैं। अलैंगिक में बैक्टीरिया आते हैं और लैंगिक में मानव आते हैं। मानव पाचन होना चाहिए, यानी कि पाचन होना चाहिए। प्रकृति में प्रति अनुकूलता होनी चाहिए, और जीवन चक्र होना चाहिए। 10 पॉइंट हो गए। जीव विज्ञान बायोलॉजी का नामकरण लेमार्क व ट्रेविनियस ने 1802 में किया, यानी कि जीव विज्ञान का नामकरण किसने किया तो लेमार्क व ट्रेविनियस ने 1802 में किया, यानी कि लेमार्क व ट्रेविनियस ने 1802 में जीव विज्ञान का नामकरण किया। जीव विज्ञान का नामकरण किसने किया तो लेमार्क व ट्रेविनियस ने 1802 में किया। फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं तो अरस्तु को कहते हैं, यानी कि बायोलॉजी के जनक किसे कहते हैं तो अरस्तु को कहते हैं। जबकि नामकरण किसने किया तो लेमार्क व ट्रेविनियस ने किया। बायोलॉजी के 3 भाग हैं, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी और मेंडल। 3-4 भाग। जूलॉजी में जानवरों का अध्ययन होता है, बॉटनी में पेड़ पौधों का होता है, माइक्रोबायोलॉजी में एंटनी और वॉन ल्यूवेनहोल जो सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की, यानी कि वॉन ल्यूवेनहोल ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की। बैक्टीरिया की खोज किसने की तो वॉन ल्यूवेनहोल ने की। और
पेड़ पौधों के जनक किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधों के जनक बॉटनी के जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टिस को कहते हैं, यानी कि थियोफ्रेस्टिस को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी हिस्टोरी ऑफ प्लांट नेम, यानी कि हिस्टोरी ऑफ प्लांट नेम किसने लिखी? तो थियोफ्रेस्टिस, इसलिए इन्हें बॉटनी का जनक कहते हैं, यानी कि पेड़ पौधों। और माइक्रोबायोलॉजी का जनक एंटिनो को कहते हैं, एंटिनो वन ल्यूवेनहोल को कहते हैं, जो कि सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की इस कारण। और अरस्तु ने किताब लिखी, जूलॉजी के फादर अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु ने किताब लिखी हिस्टोरी ऑफ एनिमल किसने लिखी? तो अरस्तु ने लिखी। अरस्तु ने हिस्टोरी ऑफ एनिमल लिखी, इस कारण से इन्हें जूलॉजी का फादर कहते हैं। और हिस्टोरी ऑफ प्लांट नेम थियोफ्रेस्टिस ने लिखी, जिस कारण से इन्हें बॉटनी का जनक कहते हैं। और एंटनी वन ल्यूवेनहोल को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्हें सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की। अंतःस्रावी तंत्र पढ़ते हैं। तो अंतःस्रावी तंत्र ग्रंथि रासायनिक पदार्थ उत्सर्जन करते हैं। ग्रंथियाँ रासायनिक पदार्थ उत्सर्जन करते हैं। 3 प्रकार के उत्सर्जन करती हैं: हार्मोन, रस और एंजाइम। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, नलिका रहित होती है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, नलिका रहित होती है। रस और एंजाइम मिलकर बहिस्रावी ग्रंथि का निर्माण करते हैं, इनमें नलिका होती है बहिस्रावी ग्रंथि में। अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि मिलकर मिश्रित ग्रंथि का निर्माण करती है। मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय है। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्न्याशय। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ देखते हैं तो हाइपोथैलेमस या थर्मोस्टेट, या इसको सुपरमास्ट ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर भी कहते हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथि है इनमें। और बहिस्रावी ग्रंथि ये 7 या 6 होती हैं। लारी ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर या यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, लेक्रामाइन और सेवासियस और मेमेलरी दूध ग्रंथि और अग्न्याशय, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियाँ ये हैं: लारी ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर या यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर या यकृत। बाह्यस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत, लेक्राइमन और सेवासिलियस और मेमलरी जो कि दूध ग्रंथि हैं, और अग्न्याशय बहिस्रावी। और अंतःस्रावी ग्रंथि में हाइपोथैलेमस, थर्मोस्टेट, इसे सुपरमास्ट ग्लैंड कहते हैं, इसे मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिनिकाई ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पिनिकाई ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं। और थायराइड तितली के आकार की होती हैं। और पैराथायराइड और थाइमस समय के साथ घटती हैं। और अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि में आते हैं, यानी कि ये दोनों में होती हैं। और एंट्रिनल ग्रंथि आपातकालीन ग्रंथि या करो या मरो ग्रंथि, इसे अधिवर्ग ग्रंथि कहते हैं। और जनन ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये देख लेते हैं कहाँ पर होती है। तो पिनिमय ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस, ये तीनों मस्तिष्क में होती है, ये देख लेना। पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और पिनिकाय। और पैराथायराइड ग्रंथि ये गले में होती हैं। और थायराइड और थायराइड या थाइमस ये गले में होती है। एड्रिनल ग्रंथि यहाँ पर होती है। अग्न्याशय ग्रंथि ये देख लेना। और जनन ग्रंथि यहाँ पर होती है। अब एक एक के बारे में देख लेते हैं थोड़ा विस्तार से। थायराइड ग्रंथि अपने गले में होती है। एच आकार तितली के आकार की, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि, अग्न्याशय दोनों में होती हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि में अग्न्याशय दोनों में होती हैं। उदर गुहा में होती है। अग्न्याशय ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो उदर गुहा में होती है। इसकी खोज लेगरहेंस ने की, यानी अग्न्याशय ग्रंथि की खोज किसने की? तो लेगरहेंस ने की। 4 प्रकार की होती हैं, जिन्हें लेगरहेंस द्वीपिकाएँ कहते हैं। यानी अग्न्याशय 4 प्रकार की होती हैं, जिन्हें लेगरहेंस द्वीपिकाएँ कहते हैं। लेगरहेंस द्वीपिकाएँ
ये लेमडान, बीटान, डेटान, एफ बहिस्रावी पितरस और बी बीटा अंतर स्त्रावी। बी सेल बीटा सेल 90%, इसकी खोज बेंटिंग व बेस्ट ने की, यानी कि बी से याद रखना, बेंटिंग व बेस्ट ने की। बीटा सेल की 90% भाग होता है, इसकी खोज बेंटिंग व बेस्ट ने की। यह इंसुलिन हार्मोन जनरेट करता है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन कौन जनरेट करता है, तो बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन जनरेट करता है। इंसुलिन निर्माण के लिए सहायक जिंक होता है, यानी कि इंसुलिन निर्माण के लिए सहायक कौन होता है, तो जिंक होता है। ये बीटा सेल में होती हैं। इसका कार्य क्या है बीटा सेल का, तो ब्लड शुगर को नियंत्रित करती हैं, यानी कि ये बीटा सेल ब्लड शुगर को नियंत्रित करती हैं। इंसुलिन की कमी से ब्लड में शुगर की बीमारी होती है, जिसे मधुमेह रोग कहते हैं। यानी कि ये इंसुलिन जनरेट करता है, बीटा सेल इंसुलिन जनरेट करता है। इंसुलिन निर्माण के लिए सहायक क्या होता है, तो जिंक होता है। इंसुलिन निर्माण के लिए सहायक जिंक होता है, कार्य ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, यानी कि बीटा सेल ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से ब्लड में शुगर की बीमारी होती है। इंसुलिन की कमी से ब्लड में शुगर की बीमारी होती है, जिसे मधुमेह रोग कहते हैं, इंसुलिन की कमी से। और ये देख लेना लेमडा है ना, लेमडा ही होगा। लेमडा सेल यह ग्लूकागोन हार्मोन जनरेट करता है, यानी कि ग्लूकागोन हार्मोन कौन जनरेट करता है, तो लेमडा सेल यह ग्लूकागोन हार्मोन जनरेट करता है, यानी कि ग्लूकागोन हार्मोन जनरेट करता है। इसकी खोज कंबोल व मुरलिन ने की, यानी कि बीटा सेल की खोज किसने की, तो कंबोल व मुरलिन ने की। बीटा सेल की खोज कंबोल व मुरलिन ने की। कार्य इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है, यानी कि इंसुलिन के विपरीत कौन सी सेल कार्य करती हैं, तो बीटा सेल इंसुलिन के विपरीत कार्य करती हैं। बीटा सेल इंसुलिन के विपरीत कार्य करती है। इंसुलिन व ग्लूकागोन ये विरोधाभासी हार्मोन है, यानी कि इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों विरोधाभासी हार्मोन है। इंसुलिन व ग्लूकागोन यह विरोधाभासी हार्मोन है। इंसुलिन व ग्लूकागोन यह विरोधाभासी हार्मोन है। और ये सेल सोमेटोस्टेरी हार्मोन जनरेट करता है, यानी कि सोमेस्टोरी हार्मोन जनरेट कौन करता है, तो ये एस आकार वाली सोमेस्टोरिन हार्मोन जनरेट करता है। सोमेस्टोरिन हार्मोन जनरेट करता है। एफएमआर को रेगुलेट करता है, एमएमआरएफ को रेगुलेट करता है। अब पढ़ते हैं एड्रिनल ग्रंथि या अधिवक ग्रंथि। वृक्क के ऊपर इनकी संख्या 2 होती है। एड्रिनल ग्रंथि या अधिवक ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती हैं। और ये कहाँ पर होती हैं, तो वृक्क के ऊपर होती हैं। इसकी जीवन की सुरक्षा लाइफ सेव करो या मरो, यानी कि इसकी जीवन की सुरक्षा करो, लाइफ सेव करो या मरो। अब है जनन ग्रंथि, आंत के नीचे होती है, यानी कि जनन ग्रंथि कहाँ पर होती है, तो आंत के नीचे होती है। नर जनन और मादा जनन। नर जनन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जनरेट करता है, यानी कि नर जनन में कौन सा हार्मोन जनरेट होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जनरेट करता है। नर जनन अंग की वृद्धि करता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर जनन अंग की वृद्धि करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है तो आदमी के बाल झड़ने लगते हैं, वह वृद्धांगी बढ़ाता है। एस्ट्रोजन मादा जनन अंग की वृद्धि करता है। एस्ट्रोजन मादा जनन अंग की वृद्धि करता है। प्रोजेस्टेरोन महिला प्रेग्नेंट होती हैं तब निकलता है, यह दूध ग्रंथि की वृद्धि करता है, यानी कि एस्ट्रोजन। ओके।